हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड you're वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th जियो की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इस सीरीज में अगर हम क्लास 10th एसएसटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स को हम कवर कर चुके हैं। कुछ चैप्टर्स आपके पेंडिंग है जिनको हम विद इन 15 डेज कवर करने की कोशिश करेंगे। एज यू नो दैट, जैसा कि आप सभी को पता है, इस सीरीज में हम क्या करते हैं, चैप्टर वाइज जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस सीरीज के थ्रू इजी लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं। अब बात ये आती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते कौन से हैं। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट लगा लीजिए, चाहे आपका वो जियो हो, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, इको हो यानी कि कंप्लीट एसएस हो, चाहे वो आपका साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ओके, 30% ये कौन से टॉपिक होते हैं? जो चैप्टर के मेन कंसेप्ट को, मेन थीम को कवर करते हैं। और आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें 75% जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इन्हीं 30% टॉपिक में से होते हैं। अब अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर है तो आपको इजीली बता देगा कि ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इनको कर लीजिए, बस काफ़ी है, 75% तो ईजिली आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही टॉपिक होते हैं। तो हमने सबसे पहले फोकस किया इस टाइप के टॉपिक के ऊपर, यानी कि एक टाइप के क्वेश्चंस तो वो हैं जो चैप्टर के मेन थीम या फिर मेन कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं। ओके, उसके बाद सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की बात करें जो इस सीरीज के थ्रू हम आपके साथ शेयर करें, वो क्वेश्चंस जो कंटिन्यूसली आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आप जब भी लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये वाले क्वेश्चंस तो हर बार आ रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज ऊपर नीचे हो जाती है, 19-20 हो जाती है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस है उनको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद थर्ड टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं? अभी रिसेंट जो पैटर्न है जिसके बाद ट्रेंड में है, वो क्वेश्चंस होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? देखिए, कोई भी चैप्टर जब आपको दिया जाता है, जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसी चैप्टर की अगर बात की जाए, तो जब चैप्टर को इंक्लूड किया जाता है एनसीईआरटी में, तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होता है ना, एक मोटिव होता है कि भाई ये चीज़ स्टूडेंट्स को हमें बतानी है, इतनी चीज़ तो उनको समझ में आ जानी चाहिए। ओके, कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, उसके कोजेस क्या है, कुछ वेज सजेस्ट करने, तो उन्हें पता है कि ये चीज़ हमें समझानी है। तो उनसे रिलेटेड कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बनते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, तो हमने इन 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज रहेगा। और अगर आप इस सीरीज के थ्रू चैप्टर्स को रिवाइज करते हो तो इट मीन्स दैट एटलीस्ट मिनिमम, मैं गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ कि आप 95% ईजिली स्कोर कर सकते हो। जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो वो 1 मार्कर के क्वेश्चन के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना पड़े। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। और आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 10th जियो का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए, अभी जो रिसेंट में सीबीएसई की ओर से जो सिलेबस दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक की अगर हम बात की जाए तो वो दोबारा से आ चुकी है फ्रेश। तो उसमें से कुछ पार्ट्स है आपके इस चैप्टर में से डिलीट हो चुका है। कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं रहेंगे। बाकी एज इट इज है, चैप्टर इतना लेंथी नहीं है लेकिन इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स है, तो इसलिए क्वेश्चंस ठीक ठाक से यहाँ से बनेंगे। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन को। आफ्टर दैट जो आपके 2 मार्कर हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन है, उनकी बात करेंगे। और एंड में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि 5 मार्कर की भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक बेसिक कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रिसोर्स? गिव एग्जांपल्स। हमें बताना कि रिसोर्स क्या होता है। देखिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या होता है? देखिए भाई, कोई भी चीज़ जो आपके काम की है ना, वो रिसोर्स है। एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस इज ए रिसोर्स। आपके हाथ में सेल फोन है, ये रिसोर्स है। ईयरफोन जो आपने लगा रखे हैं, ये रिसोर्स है। जिस चेयर के ऊपर आप बैठे हो वो रिसोर्स है। आपके सामने जो टीवी आपको दिख रहा है वो रिसोर्स है। जो नोटबुक आपकी साइड में, बुक आपकी साइड में, वो रिसोर्स है। सो एवरीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, एवरीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड इज नॉन एज ए रिसोर्स। तो इसमें कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे कोल, वाटर, एयर, मिनरल, या आपको आसपास जो भी दिखाई देता है, क्लासरूम में जो भी दिखाई देता है, वो सब कुछ रिसोर्स है। क्लियर? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। हु सेड दीज वर्ड्स? तो देखिए, सीधी सी भाषा में अगर कहें, लैंग्वेज में कहें, तो गांधी जी ने यहाँ पे क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि जो नेचर है उसमें पेट भरने के लिए तो काफ़ी है, पेटी भरने के लिए काफ़ी नहीं है। पेट भरोगे तो भर जाएगा, पेटी भरने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे तो कम पड़ जाएगा। ओके, तो ये किसने कहा है? देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। तो
तो ये गांधी जी ने कहा है। ओके, ये गांधी जी के वर्ड्स हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया, हु रोट द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक की भी बात की गई है। ये किसने लिखी है? देखिए, इसमें पहली बार थोड़ा सा कंसर्न शो किया गया था कि भाई इन्वायरमेंट का भी ध्यान रख लीजिए। ओके, तो ये शूमाकर की बुक है। ठीक, जब हिंदी मीडियम की अगर बात करें तो कई बार इसको शुमाकर भी लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो शुमाकर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ये 9th क्लास में आपके ऑलरेडी आ चुका है। दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इसको अगर आप लाख में लिखना चाहो तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऐसे लिखा जाएगा। मिलियन में लिखोगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। व्हाट इज नेट सोन एरिया। देखिए, ये छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आकर के हमारा स्कोर 100 पे जा रहा होता है, 99 पे अटका देते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी जरूरी है। व्हाट इज नेट सोन एरिया क्या होता है? देखिए, एरिया सोन वंस इन ए ईयर इज नोन एज ए नेट सोन एरिया। हिंदी में कहीं शुद्ध बोया गया क्षेत्र कौन सा? देखिए, जो इलाका, जो भूभाग है, वो साल में कम से कम एक बार जो बोया जाता है उसको नेट सोन एरिया कहेंगे। ओके, एरिया सोन वंस इन ए ईयर इज नोन एज द नेट सोन एरिया। ओके, उसके बाद व्हाट इज द ग्रोस सोन एरिया। ग्रोस सोन एरिया कौन सा आता है कि दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल सोन एरिया वंस और मोर देन वंस इन ए ईयर। ओके, देखिए कि जो इसमें टोटल आ जाता है, टोटल में इसमें क्या होता है कि इसमें तो एक बार जो बोया गया उसको हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई 2 बार बोया गया तो उसको हम 1 + 1 2 टाइम्स काउंट करेंगे। ओके, उसके बाद अगर वो 3 टाइम्स अगर बोया गया, उसमें फसलें 3 ले ली गई है। फर्स्ट जैसे वेस्ट बंगाल में होता है कि वहाँ पे चावल की 3 फसलें लेते हैं, अमन ओस बोलो, चावल काटा चावल बोया, चावल काटा चावल बोया, ऐसे चलते रहते हैं, तो उसको 3 टाइम काउंट करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे। तो जो ग्रोस सोन एरिया क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल सोन एरिया once or more than once in a particular year and the area is counted as many times as there are sowing in a year। जितनी बार उसको बोया गया है उतनी बार उसको हम काउंट करेंगे। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है बेसिक। तो ये थोड़े से ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है, तो लेकिन इनको भी जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि ये आपके लास्ट 10 ईयर की बात करें तो 2 टाइम्स इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, नेम एनी 2 स्टेट्स विच हैव हाई परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया। हमें 2 स्टेट के नाम बताने जहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादातर फसल है, ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें फसलें बोई जाती है। ठीक, तो वो है पंजाब एंड हरियाणा। देखिए, यहाँ के मेन रीज़न ये कि यहाँ पे एग्रीकल्चर वो अच्छी खासी डेवलप है। सेकंड, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है, उसको अच्छा खासा यूज़ किया जाता है। सो पंजाब एंड हरियाणा है, ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 8th जो आपका क्वेश्चन है, नेम एनी 2 स्टेट्स विच हैव वेरी लो परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया, कि जहाँ पर बहुत कम इलाका है जिसके ऊपर खेती की जाती है। ओके, तो वो है अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। यहाँ पे नेट सोन एरिया का परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, लेस देन 10% है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9th जो हमारा क्वेश्चन है, नेम एनी 2 स्टेट्स वेयर ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। देखिए, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जमीन का खराब हो जाना। ठीक, समझ में आ गया, यानी कि जमीन खराब हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई उन इलाकों में जहाँ पर ओवरग्रेजिंग के कारण जमीन खराब हुई है उनके नाम बता दो 2 के। ठीक, ओवरग्रेजिंग क्या होता है? पशुओं की चराई करना होता है, दैट इज ए ग्रेजिंग। और कई बार वो ओवरग्रेजिंग हो जाए तो ज़मीन खराब हो जाती है। जैसे पशु एक तो वो सारी वेजिटेशन को ख़त्म कर देंगे, और दूसरा अपने खुरों से, पैरों से उस ज़मीन को सॉफ्ट कर देते हैं। तो वो जैसे ही आंधी आएगी, तेज़ हवाएं चलेगी, बारिश आएगी, तो वो मिट्टी उड़ जाएगी, तो लैंड खराब हो गई। ओके, तो ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पे ओवरग्रेजिंग के कारण ज़मीन खराब हुई है? तो वो 2 स्टेट्स के नेम देने हैं, तो दैट इज़ मध्य प्रदेश एंड द राजस्थान। ओके, यहाँ पे ओवरग्रेजिंग है रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 10th जो हमारा 1 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, नेम एनी 2 स्टेट्स वेयर ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब 2 स्टेट के नाम बताने जहां पर ओवर इरिगेशन के कारण समस्या खड़ी हो गई है। ओके, तो वो है पंजाब एंड हरियाणा। या फिर काफ़ी सारे इलाके हैं जहां पर ओवर इरिगेशन के कारण जो लैंड है वो खराब हो चुकी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 11th क्वेश्चन है, नेम एनी 2 स्टेट्स वेयर माइनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वैल्यू बेस्ड में,
यानी 1 मार्कर में भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉमन सेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो हमने चैप्टर समझा उसको किस हद तक हमने अच्छे तरीके से कंसेप्ट है वो रिसीव किए हैं, तो उस पर बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेम एनी 2 स्टेट्स वेयर माइनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। हमें 2 ऐसे राज्यों के नाम बताने जहाँ पर जमीन खराब तो हुई है, किसके कारण हुई है, माइनिंग के कारण हुई है, तो वो स्टेट्स हैं झारखंड एंड मध्य प्रदेश। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 12th हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाउ कैन द एलुवियल सॉइल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एज। एज के अकॉर्डिंग जो एलुवियल सॉइल है वो कितने टाइप की हो सकती है। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, खाद्र एंड बांगर। खाद्र को हम न्यू एलुवियल सॉइल कह सकते हैं और बांगर है इसको हम ओल्ड एलुवियल सॉइल कह सकते हैं। ओके, डिटेल में हम नेक्स्ट जो हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा उसमें हम बात करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हमारा 13th क्वेश्चन है, विच सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कौन सी सॉइल है जो कॉटन के लिए बेस्ट होती है, तो वो है कॉटन सॉइल, जिसको हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। ओके, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द कॉटन सॉइल बिकॉज दिस वन इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कॉटन क्रॉप, कॉटन क्रॉप के लिए बेस्ट होती है। ओके, तो ब्लैक सॉइल है वो आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन की बात की जाए तो 14th हमारा क्वेश्चन है, विच सॉइल इज बेस्ट नॉन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये ट्वाइस और थ्राइस आपके एग्जाम में पूछा गया लास्ट 10 ईयर में, तो हमें बताना है कि कौन सी मिट्टी है जो लंबे टाइम तक मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। ओके, तो आंसर रहेगा ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो सबसे ज़्यादा होती है। 15th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, लेटराइट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर। लेटराइट इज ए टाइप ऑफ सॉइल, आप सभी को पता है। तो अब जो लेटराइट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड लेटर से बना है, हमें बताना इसका मतलब क्या है। व्हाट डज द टर्म लेटर मीन, तो इसका अर्थ होता है ब्रिक यानी कि ईंट। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, देखिए जो लेटराइट सॉइल है इट इज़ ब्रिकिश इन कलर। कलर कैसा होता है, ईंट या लाल रंग होता है। ब्रिकिश रेड जो होता है, ईंट का लाल रंग अलग सा होता है ना, उस टाइप का होता है। तो ये इसीलिए कहा जाता है इसको लेटराइट बिकॉज ये ब्रिक मतलब होता है वो कलर के बेस पर रखा गया है इसका। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 16th क्वेश्चन है हमारा। 16th क्वेश्चन है, नेम द सॉइल विच डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। हमें उस मिट्टी का नाम बताना है जो जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर ये मिट्टी बनती है, तो वो है लेटराइट सॉइल। ओके, लेटराइट सॉइल देखिए कि पहाड़ी इलाके जो होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है यानी कि नमी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर बनती है। कैसे बनती है आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपका घर जहाँ बना हो उसके बैक साइड में अगर देखिएगा, अगर वहाँ पर कहीं मॉइस्चर है, नमी है, या आपके घर मान लीजिए कि आउटर एरिया में उसके आसपास कहीं पर भी या बाथरूम के आसपास है कहीं पर भी पानी अगर खड़ा रहता है, मैं ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर वो ईंटों की आंतड़ियाँ निकल जाती है ना, ईंटें खुड़ने लग जाती है, चूरा बनना शुरू हो जाता है। तो वो क्या है, वो इसी टाइप की प्रोसेस होती है जैसे कि लेटराइट बनती है। लेटराइट भी इसी टाइप से बनती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है 17th हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेम एनी 2 क्रॉप्स एसोसिएटेड विद लेटराइट। हमें बताना है कि 2 क्रॉप्स के नाम बताने जो लेटराइट सॉइल से जुड़े हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि 2 क्रॉप्स के नाम बताइए जिनके लिए लेटराइट जो सॉइल है वो बेस्ट रहती है, तो वो है टी एंड कॉफ़ी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 18th हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में, विच सॉइल आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। कि कौन सी सॉइल है जो टेक्सचर में सैंडी है, मोटी है, ठीक, रेतीली सी है, और सेलाइन भी है। सेलाइन मतलब थोड़ी सी लवणीय होती है, नमकीन सी, ठीक, लवणीय वर्ड होता है सेलाइन। तो इसमें कौन सी मिट्टी है जिसमें यह पाया जाता है कि सैंडी मोटी भी है, रेतीली टाइप की है, सेलाइन भी है, तो है एरिड सॉइल। ओके, एरिड सॉइल मतलब जिसको आप शुष्क मिट्टी कह सकते हो, जिसको आप राजस्थानी मिट्टी कह सकते हो, मरुस्थलीय मिट्टी कह सकते हो, तो वो एरिड सॉइल की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, बाय विच नेम इज द बैड लैंड नॉन इन चंबल बेसिन। चंबल बेसिन है उसमें बैड लैंड है, उसको क्या बोलते हैं, तो बैड लैंड रेवाइंस के नाम से जाने जाता है। देखिए वहाँ पर चंबल बेसिन में क्या है, इधर से जो कटाव बहुत है, वहाँ पे सोइल इरोजन बहुत है, तो इधर से पानी बह के आया, इधर से पानी बह के आया, इसके कारण जगह जगह पे खाइयाँ बन गई, उसके कारण वो ज़मीन है दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो उसे हम बैड लैंड्स बोलते हैं, और उस बैड लैंड को रिवाइंस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो है एलुवियल सॉइल। 43% जो हमारा एरिया है उसमें एलुवियल सॉइल है, एंड दिस वन इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। सबसे फर्टाइल भी यही है।
अपने अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, देन झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ असम, तो उसकी अगर बात करें तो ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है वो एलुवियल सॉइल की बेल्ट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 21st हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्कर क्वेश्चन नंबर 21 जो कि लास्ट रहेगा। व्हाट इज बैडलैंड? अभी जैसे ऊपर हमने बात की थी कि ये बैडलैंड है, ये बैडलैंड होती क्या है? इट इज़ ए लैंड विच इज़ अनसूटेबल फॉर कल्टिवेशन, कि ये वो ज़मीन होती है जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं रही किसी भी कारण से, चाहे वो सॉइल इरोजन कह लीजिए, रेवाइंस कह लीजिए, उसके कारण वो खराब हो चुकी है, तो उसे हम कहेंगे बैडलैंड। तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखिए ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इको के फर्स्ट चैप्टर उसमें भी बात की गई है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यहाँ पर भी बात की गई है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अ डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। किड्स देखिए, डेवलपमेंट का मतलब होता है एनी पॉजिटिव चेंज, लेकिन अभी हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, यानी कि एक ऐसा विकास जिसमें हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। साथ ही साथ हमें क्या करना है? हमें फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखना है, एंड इट मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल, और साथ साथ ये सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। ठीक, समझ में आया? यानी कि इसमें 3 चीजें इंक्लूड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ए डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस without damaging the environment, in which we take care of the future generation, and it should be equal for all, सभी के लिए एक बराबर होना चाहिए। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपके घर के पास कोई रोड बना है, ओके, दैट इज ए डेवलपमेंट। अब उसके लिए पेड़ों को काटा गया, इट मीन्स दैट इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नहीं है ये। अगर हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो दैट इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है? पहली चीज तो यह कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, वी शुड नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट जो है उसके साथ हमें इन्वायरमेंट को लेकर के चलना है, साथ साथ हमें जो फ्यूचर जनरेशन है उसके बारे में ही सोचना, आने वाली पीढ़ी के बारे में ही सोचना है, और ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर 1-2 पर्सन को बेनिफिट हो रहा है और 100 को लॉस हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो 3 चीजें इसमें इंक्लूड रहेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ए डेवलपमेंट दैट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, दैट टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, एंड इट शुड बी इक्वल फॉर ऑल, सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एजेंडा 21। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, एजेंडा 21 क्या? बॉक्स में दिया गया आपके एनसीईआरटी की बुक में, इंपॉर्टेंट है ये टर्म कि एजेंडा 21 क्या है। देखिए एजेंडा 21 की अगर बात करें तो नाम से पता चला कि इसमें 21 कुछ चीज़ है। ठीक, अब देखिए एजेंडा 21 इज ए यूनाइटेड नेशंस प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूएनओ की अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, तो उसकी एक प्लानिंग है, इसका एक प्रोग्राम है। ओके, सो एजेंडा 21 इज यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 वाज adopted at the first Earth Summit held at Rio de Janeiro, ब्राजील in 1992। देखिए 1992 में रियो डी जेनेरो शहर है ब्राजील में, ठीक, तो वहां पर पहला अर्थ सम्मेलन हुआ था। ओके, अर्थ समिट हुआ था वहां पे पहला, ठीक, तो उसमें एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। सभी जितने भी नेशन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मोर देन 100 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड देयर एंड दे अडॉप्टेड एजेंडा 21। उसके ऊपर उन्होंने हाँ कही थी कि भाई हाँ ठीक है, हम इन चीज़ों के ऊपर एग्री करते हैं। ओके, इट इंक्लूड्स 21 इश्यूज। इसमें 21 इश्यूज है लाइक पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉल्यूशन, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इक्वल डेवलपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा, ऐसे 21 इसमें मुद्दे शामिल है। ओके, so Agenda 21 is United Nations Program for Sustainable Development and it was adopted in 1992 at the first Earth Summit held at Rio de Janeiro, ब्राज़ील में इसको अडॉप्ट किया गया था। and it includes 21 topics such as population control, pollution, poverty, sustainable development, equal development, ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा। इस प्रकार के 21 मुद्दे हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको इसमें इंक्लूड किया गया और एक कोशिश की गई थी कि भाई हमें मिलकर के काम करना है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, उसको देखिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच सॉइल इज कॉल्ड रेगर सॉइल? मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। हमें बताना है कि कौन सी मिट्टी है जिसको रेगड़ मिट्टी या रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें बतानी है। ओके, सो ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड रेगर सॉइल,
ब्लैक सॉइल, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द कॉटन सॉइल एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द रेगर सॉइल। इसे ही रेगर सॉइल कहा जाता है। इसके अदर फीचर की बात करें तो हम बताएंगे पहले कलर की, दिस सॉइल इज़ ब्लैकिश इन कलर, ये कलर में ब्लैकिश होती है। दिस सॉइल इज़ वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर को होल्ड रखती है लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए, तो इसके लिए भी इसको जाना जाता है। दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द कॉटन सॉइल, इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। एंड दिस सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन, शुगर केन, टोबैको, इनके लिए सबसे अच्छी होती है मिट्टी, यानी कि कॉटन की फसल के लिए, शुगर केन यानी कि गन्ने की फसल के लिए, टोबैको तंबाकू के लिए, इन फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। कहाँ में पाई जाती है? ब्लैक सॉइल इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। ओके, तो हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ जो क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था, उसके बारे में हमें बताना है कि क्या हुआ था उसमें, कब हुआ था, क्यों हुआ था, लाइक दैट। ओके, प्लीज सबसे पहले तो हम बताएं कहाँ हुआ था कि इन जून 1992 more than 100 heads of the states met at Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit। यहाँ पे जून 1992 में पहली बार 100 से ज़्यादा देशों के जो हेड थे वो मिले थे फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। क्यों मिले थे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे फिर। द समिट वॉज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हो कि द वर्ल्ड लीडर्स मेट देयर टू डिस्कस द इश्यूज, वर्ल्ड इश्यूज लाइक दैट ऑफ पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, पॉवर्टी, अनइक्वल डेवलपमेंट एटसेट्रा। कि वो क्यों इकट्ठे हुए थे कि द समिट वॉज ऑर्गेनाइज टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इश्यूज सच एज द पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, पॉवर्टी, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे दोगे कि उनको डिस्कस करने के लिए समिट हुआ था। इश्यूज डिस्कस कौन से हुए थे, ये हमने एग्जांपल्स में अलग अलग भी बता सकते हैं कि ये इश्यूज डिस्कस हुए थे। और उसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि ड्यूरिंग दैट फर्स्ट अर्थ समिट द एजेंडा 21 वाज अडॉप्टेड, उसको अडॉप्ट किया था हमने। ओके, तो ये सब कुछ आपको बताना, तो बड़ा सिंपल से तरीके से आप इसको लिख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। हमें बताना है रिसोर्स प्लानिंग की 3 स्टेज कौन सी है। देखिए, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? यूजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली इज नोन एज द रिसोर्स प्लानिंग। यानी कि प्लानिंग वैसे कभी कोई चीज़ की प्लानिंग एक जैसी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें 3 चीज़ें डिसाइड करते हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। यही तो प्लानिंग होती है ना, कि आप अगर कल की प्लानिंग कर रहे हो तो आप यही करोगे कि क्या करना है कल, कब करना है और कैसे करना है। तो रिसोर्स प्लानिंग भी यही है कि रिसोर्स प्लानिंग मीन्स प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी होती है दैट हाउ वी आर गोइंग टू यूज द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करने वाले हैं। तो इसमें 3 स्टेजेस होती है, 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स द सर्वेइंग, मैपिंग एंड द मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द रिसोर्स, वी डू द मैपिंग ऑफ द रिसोर्स, सर्वे ऑफ द रिसोर्स एंड एस्टिमेशन ऑफ द रिसोर्स। हम ये देखेंगे कि भाई कितना हमारे पास संसाधन है। सबसे पहले पहचान करेंगे ना कि हमारे पास क्या है, कितना है, उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेज। उसके बाद सेकेंड स्टेज होती है प्लानिंग। आफ्टर दैट वी प्रिपेयर ए प्लान, हम एक प्लान प्रिपेयर करेंगे एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट वन। उसको प्लानिंग करने के बाद उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद थर्ड क्या होगा कि आफ्टर दैट इन थर्ड हो रहेगा हमारा मैचिंग गोल्स, कि आफ्टर दैट वी विल मैच द गोल्स। हम गोल्स को मैच करेंगे कि व्हाट वी हैव प्लान एंड व्हाट वी हैव अचीव्ड, कि हमने क्या प्लान किया था और क्या हमने अचीव किया है। ओके, तो वो हम मैच करेंगे। तो 3 चीज़ होती है। सबसे पहले होगा आइडेंटिफिकेशन। जैसे देखिए, आप अपना सिलेबस प्लान आउट करते हो कि मुझे सिलेबस कवर करना, सबसे पहले आप देखोगे ना कितने चैप्टर्स है, कौन सा डिफिकल्ट है, वो हमने देखा। फिर आपने प्लानिंग की कि मुझे 2 मंथ्स में ये कवर करना है। फिर एंड में क्या देखोगे, आप अपने मैचिंग द गोल्स, आप गोल को मैच करोगे ना कि क्या कवर कर लिया और क्या आपका पेंडिंग रह गया। ओके, अगर वो पेंडिंग रह गया तो आप दोबारा से प्लानिंग करोगे। ऐसे ही चलता रहता है। सो इसमें 3 स्टेजेस रहेगी। आइडेंटिफिकेशन इन द फर्स्ट स्टेज, पहली जो स्टेज है, वी आइडेंटिफाई द रिसोर्स एंड वी डू द मेजरमेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी, ये सब कुछ हम करेंगे। इन द सेकेंड स्टेज की बात करें, प्लानिंग, वी डू द प्लानिंग एंड आफ्टर दैट वी सेट द गोल्स। हम प्लानिंग करेंगे और गोल्स को सेट करेंगे।
और थर्ड में होगा मैचिंग द गोल्स, एंड इन द एंड वी विल मैच द गोल्स व्हाट वी हैव अचीव्ड सो फार, कि हमने कितना अचीव किया है। इफ़ वी फेल्स टू अचीव, अगर हम फेल हो जाते हैं कुछ को अचीव करने से, देन वी विल डू द प्लानिंग अगेन, हम दोबारा से प्लानिंग करेंगे। तो ये स्टेजेस रहेगी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप में, ये लास्ट रहेगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बांगर एंड खादर। देखिए आपका जो एग्जाम रहेगा उसमें 2 क्वेश्चंस मिनिमम 2 क्वेश्चन कह रहा हूँ, हो सकता है 3 क्वेश्चंस रहें, वो रहेंगे आपके डिफ्रेंशिएट वाले, कंपैरिजन वाले। ये आते हैं एनालिटिकल स्किल्स में। तो एनालिटिकल स्किल्स के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में रहने, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी क्लास 10th के एसएस में ये ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बन रहे। इको में 2-3 बन रहे हैं, यहाँ पे अगर बात की जाए जियो में तो मुश्किल से 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं जहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें हमें क्या बताना है कि बांगर और खादर जो टाइप्स हैं एलुवियल सॉइल के, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस, अंतर क्या है। तो इसमें देखिए कि बांगर इज द ओल्ड एलुवियम सॉइल वाइल द खादर इज द न्यू एलुवियम सॉइल। देखिए कि बांगर की बात करें तो बांगर इज द ओल्ड एलुवियम सॉइल है, जबकि खादर इज द न्यू एलुवियल सॉइल है ये। अब देखिए कि ओल्ड या न्यू क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये यहाँ से रिवर जा रही है, ठीक। अब जो रिवर जो जा रही है ना, उसके आसपास का जो इलाका है 20-30 किलोमीटर का, वो खादर का इलाका होता है, न्यू एलुवियल सॉइल का इलाका होता है। और ये जो दूर वाला इलाका होता है 20-30-40 किलोमीटर दूर उसके आसपास का, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल का इलाका होता है। इसलिए ऐसा क्यों होता है, देखिए जब भी रिवर में फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी, तो ये इनको तोड़ करके, साइडलाइन को तोड़ करके यहाँ पे पानी आ जाएगा ना, बाढ़ आएगी, फ्लड आएगा तो, और इसके कारण यहाँ पर नई मिट्टी की परत बिछ जाएगी। तो नई मिट्टी आ गई, तो ये जो न्यू सॉइल है दैट इज द खादर सॉइल। और जो दूर वाली मिट्टी है वो है आपकी बांगर सॉइल। ओके, दूर वाली है, वो वहाँ पे फ्लड है, वो हर साल नहीं आती, कभी कभी आती है, तो इसलिए वो है तो एलुवियल सॉइल, लेकिन वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, नई नहीं बन रही है वहाँ पे, तो कंपेरेटिवली लेस फर्टाइल होगी, ये वाली ज़्यादा फर्टाइल होगी। ठीक, इतनी सी कहानी, इसको हम समझ लेते हैं। पहला ये कि बांगर इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड खादर इज द न्यू एलुवियल सॉइल। सेकंड, बांगर ऑफन कंटेन्स कंकर। बांगर जो होती है उसमें कंकर पाए जाते हैं। ओके, खादर इज फाइनर एंड मोर सैंडी एंड फ्री फ्रॉम द कंकर्ड नोड्यूल्स। कंकर पेबल वर्ड भी यूज कर सकते हो, जबकि खादर इज फ्री फ्रॉम द कंकर और द पेबल्स। इसमें कंकर या फेबल्स नहीं होते, इट इज़ ए फाइन सॉइल, बड़ी मुलायम सी मिट्टी होती है। बांगर इज फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर एंड हायर देन द ग्राउंड लेवल। कि बांगर है इट इज़ हायर लैंड है, ये ऊंची ज़मीन होती है, एंड इट इज़ फार फ्रॉम द रिवर, रिवर से दूर होती है। जबकि खादर इज फाउंड नियर द रिवर, जबकि खादर वो नदी के आसपास के इलाकों में होती है। बांगर इज कंपेरेटिवली लेस फर्टाइल एज कम्पेयर टू द खादर के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो बांगर है वो कम फर्टाइल होती है, जबकि खादर है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसलिए खादर इज़ मोर सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर एज कम्पेयर टू द बांगर, बांगर की तुलना में ज़्यादा सुटेबल होती है। तो ये आपको बताना है कि बांगर इज़ ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड खादर इज़ न्यू एलुवियल सॉइल। बांगर इज़ फाउंड इन नियर द रिवर, रिवर के आसपास मिलती है ना खादर, एंड बांगर इज़ फाउंड फार फ्रॉम द रिवर, बांगर है वो उससे दूर के इलाके में होती है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ कि जो बांगर रीजन है दैट डजेंट गेट फ्लड एवरी ईयर, हर साल बाढ़ नहीं आती। ऑन द अदर हैंड खादर एरिया इज फ्लडेड एवरी ईयर, ऑलमोस्ट वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है। ओके, और इसीलिए बांगर इज लेस फर्टाइल एज कम्पेयर टू द खादर की तुलना में ये कम फर्टाइल होता है। तो ये सब कुछ आपको बताना है, समझ लेना है, और डायग्राम वगैरह बना करके भी आप इसको शो कर सकते हो। तो ये रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और इसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन को। देखिए थोड़ा सा मैं स्पीड से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम चैप्टर भी ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एक मोटे तौर पे मैं आइडिया दे रहा हूँ कि हम इस टाइप से क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं, ये प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा। तो यहाँ देखिए, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी 3 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन बींग्स। देखिए ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है आपका, कि हमें कोई 3, 4, 5 प्रॉब्लम्स बतानी है जो कि हमारे द्वारा जो ह्यूमन बींग्स है, जो हम रिसोर्सेज को यूज़ करें उसके कारण क्रिएट हुई है, समस्या क्रिएट हो गई। तो वो प्रॉब्लम्स के एग्जांपल्स देने हैं, उनको आपको डिटेल में लेके जाना है। जैसे डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि नाउ वी आर ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज, एंड ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज कैन कोज द डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं ना। जैसे वाटर की बात करें, वाटर इज़ ए नेचुरल रिसोर्स, ये भी डिप्लेट हो सकता है।
कोल, जिस स्पीड से हम कोल को यूज़ करें ना, तो बाय 2040 के आसपास तक ये यहाँ से डिप्लेट हो जाएगा, इंडिया से गायब हो जाएगा। ये 2060 तक अगर बात की जाए तो ये पूरे वर्ल्ड से गायब होने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट इशू दैट इज रिलेटेड विद द रिसोर्सेज, दैट ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ द रिसोर्सेज दीज आर गोइंग टू डिप्लेट इन द नियर फ्यूचर। ये गायब होने वाले, पहली समस्या तो ये। सेकेंड है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एंड ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज इट हैज़ लेड टू द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। जो इन्वायरमेंटल के इश्यूज़ हैं आ रहे हैं, पॉल्यूशन का इश्यू आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करें। इसके साथ साथ इट हैज़ लेड टू द ग्लोबल वार्मिंग, कि जब हम जितने ज़्यादा व्हीकल्स को यूज़ करें, हम फॉसिल फ्यूल को यूज़ करें, दैट इज़ एडिंग CO2 इन द इन्वायरमेंट। उससे इन्वायरमेंट में CO2 ऐड हो रही है, एंड दैट इज़ लीडिंग टुवार्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग। इससे पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये भी हमारे कारण ही हो रहा है। और क्यों हो रहा है? रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करें। एंड नेक्स्ट वन है, एंड ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज इट हैज़ लेड टू द ओजोन लेयर डिप्लेशन टू। ओजोन लेयर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है दैट इज़ द CFC, ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड वो कहाँ से मिल रही है? रेफ्रिजरेटर को हम यूज़ करें, ACs को हम यूज़ करें, हम जो गाड़ियों में AC को यूज़ करें, तो वहाँ से वो रिलीज़ होती है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम ही रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ लैंड डिग्रेडेशन, द लैंड इज़ लूजिंग इट्स हेल्थ। धरती, भूमि बीमार हो रही है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? वी आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज वी आर ओवर यूजिंग दैट रिसोर्स टू। वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, उनको यूज़ करें, एंड दैट इज़ अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द सॉइल एंड द लैंड। उससे उनका हेल्थ खराब हो रहा है, बीमार हो गए हैं वो, ओके। तो ये भी हम ही रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ एक अनइवन डेवलपमेंट, दैट ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज there is a uneven development. The gap between the rich and poor people is becoming widening. ये पूरा और ज़्यादा चौड़ा होता जा रहा है। It is becoming wider, चौड़ा होता जा रहा है, ओके। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए, इनमें से जो अच्छे लगे वो 4-5 एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो। कैसे आप, अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि हाँ कुछ एग्जांपल देके बताइए कि हम जो ओवर यूज करें रिसोर्सेज के, उसके कारण क्या क्या समस्याएं आ रही है। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन बींग्स। हमें बताना है कि भाई हम जो अंधाधुंध तरीके से ये यूज़ करें ना रिसोर्सेज, इससे क्या क्या समस्याएं हैं, तो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। वही चीज़ें हमें बतानी है। उसके बाद है कि हाउ हैज़ द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज लेड टू द नेसेसिटी ऑफ द रिसोर्स डेवलपमेंट और रिसोर्स प्लानिंग। फिर हमें बताना है कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी। देखिए दोनों क्वेश्चन एक साथ कोरिलेट कर दिए। ऊपर हमने पहले डिस्कस कर लिया ना, पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने डिस्कस किया कि इससे क्या क्या समस्याएं आ रही है, तो वो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है कि वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग है वो क्यों ज़रूरी है, ये हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है। और वाई इट इज़ एसेंशियल टू हैव रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाट इज़ गांधी जीज व्यूज़ रिगार्डिंग द रिसोर्सेज। और गांधी जी का क्या कहना है रिसोर्सेज के बारे में। तो देखिए हमें बताना है रिसोर्स प्लानिंग क्या है और क्यों चाहिए हमें, ओके। सो रिसोर्स प्लानिंग इज ए स्ट्रैटेजी और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये रिसोर्स प्लानिंग क्या है? इट इज़ ए स्ट्रैटेजी, इट इज़ ए स्ट्रैटेजी अबाउट हाउ टू यूज़ द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज़ करना है। इट इज़ ए स्किल और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि कैसे हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। जैसे मैंने प्लानिंग में बताया ना, तीन ही चीज़ें तो होती है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। हर चीज़ के बारे में प्लानिंग में यही होती है। तो ये अगर हम कर लें तो सब कुछ ठीक ठाक सा निपट जाता है। तो यही सेम रिसोर्सेज के साथ है। रिसोर्स प्लानिंग इज ए स्ट्रैटेजी टू डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। कि एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, कब करना है हमें। अब देखिए रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, तो उसके लिए पहला है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। फर्स्ट थिंग इज दैट रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए कहीं पे कोल मिल रहा है, कहीं पे कोल नहीं मिल रहा है, कहीं पे आयरन ओर मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है, ओके। कहीं पे आप देखिए कि कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मतलब कहीं पे मिल रहे हैं। जैसे वाटर की भी बात करें तो ये भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए कि जो चीज़ बराबर नहीं है लेकिन हमें डेवलपमेंट तो एक बराबर करना है ना, तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे सबको बेनिफिट मिले। सो द रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो फॉर द इक्वल डेवलपमेंट वी नीड टू डू द प्लानिंग। प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। सेकेंड है सम रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, सम रिसोर्सेज आर देयर, जैसे फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स आर देयर,
ओके, दीज आर नॉन रिन्यूएबल, इट मीन्स दैट वी कांट यूज दम अगेन एंड अगेन, बार बार यूज नहीं कर सकते। कोयले को यूज किया, राख बन गया, खत्म, उसके बाद आबड़ा कडाबड़ा कितना ही मंत्र पढ़ ले वो दोबारा नहीं बनने वाला, कोयला नहीं बनेगा ना। तो सम रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, सो वी नीड टू डू द प्लानिंग टू कंजर्व दम। उनको अगर कंजर्व करना है तो वी नीड टू हैव प्लानिंग, हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद है सम रिसोर्सेज आर प्रीसियस, सम रिसोर्सेज आर टू प्रीसियस, काफ़ी कीमती हैं, एंड फॉर द प्रीसियस रिसोर्सेज वी नीड टू डू द प्लानिंग। अब देखिए कीमती चीज़ें तो भाई संभाल के रखनी है, तो प्लानिंग चाहिए हमें। फॉर इक्वल डेवलपमेंट, दैट रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जगह पे सारे एक बराबर नहीं पाए जाते। फॉर इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड वी नीड टू डू द प्लानिंग, उसके लिए भी प्लानिंग की नीड होगी। इसी तरीके से टू कंट्रोल पॉल्यूशन वी नीड टू डू द प्लानिंग, प्लानिंग चाहिए। ऐसे फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने बात की थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच वी टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, वी टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इट मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल। फॉर ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू डू द प्लानिंग, इसके लिए भी प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गए कि क्यों हमें प्लानिंग चाहिए, तो लिख लोगे, आसानी से कर लोगे, बहुत आसान है। उसके बाद हमें बताना है, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है कि व्हाट वाज गांधी जीज व्यूज़ अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग, इसमें हमें बताना है कि रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर के गांधी जी का क्या कहना। तो ये हमने 1 मार्कर में डिस्कस किया कि गांधी जी वॉज वेरी क्लियर इन वॉइसिंग हिज कंसर्न फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज बाय सेइंग दैट, ये बहुत क्लियर उन्होंने कह दिया था कि रिसोर्सेज को लेकर के हमें अवेयर रहना है, ओवर यूज नहीं करना है। He said that there is enough for everybody's need, not for everybody's greed. उन्होंने कह दिया था कि भाई पेट भरने के लिए काफ़ी है, पेटी भरने के लिए कम पड़ जाएंगे। ओके, तो ये गांधी जी का कहना था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड रहेगा क्वेश्चन 5 मार्कर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, हाउ आर लैंड रिसोर्सेज यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में जो भू उपयोग है वो बताना है कि भाई लैंड का कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है। तो इस टाइप का एक डायग्राम है जो आपकी बुक में दिया गया है। ओके, इस टाइप का एक डायग्राम दिया गया, इसमें दिया गया 1960-61 में लैंड यूज़ का पैटर्न, और ये दिया गया 2014 और 15 में लैंड यूज़ का पैटर्न। इस वाले डायग्राम को आपको करना है। ओके, पूरा नहीं करना, जितना मैं नीचे बता रहा हूँ उतना ही करना है। तो इस टाइप से आप डायग्राम को बनाओगे तो ये बेटर रहेगा, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आ जाएगा तो 95% जो स्टूडेंट्स है वो शायद आंसर नहीं दे पाएंगे इसको। तो यहाँ देखिए, इसको अच्छे से करना है। तो हमारे यहाँ पे लैंड यूज़ की बात करें तो फर्स्ट वन इज़ द फॉरेस्ट। नियर अबाउट 23% लैंड इन इंडिया इज अंडर द फॉरेस्ट। 23% के आसपास जो लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया आ गया हमारा, हो गया पहला। सेकेंड है नेट सोन एरिया। नियर अबाउट 46% जो हमारी लैंड है इज अंडर द नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया कौन सा होता है? एरिया सोन मोर देन वंस इन ए एग्रीकल्चर ईयर प्लस द नेट सोन एरिया, उसको हम ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कहेंगे। देखिए नेट सोन एरिया कौन सा होता है? दैट इज सोन एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, जिसमें कम से कम एक फसल ली गई हो। तो ये 46% जो हमारी लैंड है दैट इज द एग्रीकल्चर लैंड कह सकते हैं आप इसको, नेट सोन एरिया की जगह ये भी कह सकते हो। फर्स्ट हो गया 23% लैंड है, उसके ऊपर है पेड़ पौधे यानी कि फॉरेस्ट है वहाँ पे, और 46% जो लैंड है दैट इज द एग्रीकल्चर लैंड, दैट इज अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है। उसके बाद है थर्ड हमारा यूज, जो लैंड का हम यूज़ करें, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। 9.5% जो हमारी ज़मीन है वो ऐसी है इंडिया की जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। इसमें आ गई बैंड लैंड एंड द वेस्ट लैंड, जो बेकार भूमि है, जो बंजर भूमि है, जिसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो 9.5% लैंड इन इंडिया इज अंडर द कैटेगरी ऑफ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इट इंक्लूड्स द बैरन लैंड एंड द वेस्ट लैंड। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, दैट इज 9%। 9% जो लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, सच एज द बिल्डिंग, रोड्स, हाउसेज, फैक्ट्रीज, ओके, रेलवेज, डैम्स, उसके अंडर में आ गई 9% के आसपास हमारी लैंड। उसके बाद फिफ्थ है परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। 3.4% लैंड इज अंडर द परमानेंट पास्चर और द ग्रेजिंग लैंड। घास के मैदान है 3.4% लैंड के ऊपर। ये मेनली कहाँ पे? हिमालयन रीजन में मिलेंगे हमें। उसके बाद सिक्स्थ है हमारा जो कैटेगरी जिसमें हम लैंड को यूज़ करें, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड मीन्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड, जिस पे एग्रीकल्चर हम कर नहीं रहे बट दैट कैन बी कन्वर्टेड, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। और हमारी 8.5% जो लैंड है दैट इज़ द फेलो लैंड, और 8.5% के आसपास हमारी फेलो लैंड्स है। फेलो लैंड्स होता है एंड दैट इज़ अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर
एंड बट एट टाइम अभी की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर हम खेती नहीं करें, उसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिभूमि, खाली छोड़ रखी है हमने। ओके, तो ये कैटेगरीज रहेगी, अलग अलग कैटेगरीज कि हम कैसे लैंड को यूज़ करें। इसके लिए डायग्राम बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इन्हीं के परसेंटेज के साथ। तो देखिए एक बार फिर से देखिए कि इंडिया में लैंड यूज़ कैसे की जा रही है। 23% लैंड इज अंडर द फॉरेस्ट एरिया, 46% लैंड इज अंडर द एग्रीकल्चर लैंड, 9.5% लैंड दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन सच एज द बैंड लैंड, वेस्ट लैंड इसमें आ जाएगा। एंड नियर अबाउट 9% लैंड इज अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस सच एज द बिल्डिंग, रोड्स, रेलवेज, डैम्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा में आ गए। पास्चर लैंड और द ग्रेजिंग लैंड की बात करें 3.4%। कल्चरलेबल वेस्ट लैंड की बात करें दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज द 4%। ओके, एंड उसके बाद है फेलो लैंड्स। फेलो लैंड्स मीन्स दैट लेफ्ट विदाउट द फार्मिंग, जिसको खाली छोड़ दिया गया, तो वो 8.5% के आसपास है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी इजी सा रहेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया, राइट द मेन फीचर्स ऑफ द एलुवियल सॉइल। हमें बताना है कि इंडिया में कितने टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ओके, पहली चीज़ तो ये बतानी है। उसके बाद हमें बताना है कि एलुवियल सॉइल है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो देखिए मेनली बात करें, मेनली 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया। कितने टाइप के? 6 प्रकार की मिट्टी है जो आपके एनसीईआरटी में देखिए। मेनली 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया। दीज आर, फर्स्ट वन इज द एलुवियल सॉइल, दिस वन इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल ऑफ इंडिया एंड मोस्ट फर्टाइल सॉइल, सबसे उपजाऊ भी यही है। 43% जो एरिया है उसमें एलुवियल सॉइल हमारे यहाँ मिलती है। सेकेंड जो मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल है दैट इज रेड सॉइल, नियर अबाउट 18.5% जो एरिया हमारा उसमें रेड सॉइल मिलती है, लाल मिट्टी होगी। थर्ड वन इज द ब्लैक और द रेगर सॉइल, 15% जो सरफेस एरिया है उसमें ये ब्लैक सॉइल मिलती है इंडिया में। देन एरिड और द डेजर्ट सॉइल, फिफ्थ वन इज द लैटराइट सॉइल एंड सिक्स्थ वन इज द फॉरेस्ट सॉइल। तो ये 6 टाइप्स की सॉइल मिलती है, तो ये आपको बताना है पहले। उसके बाद जो एलुवियल सॉइल है उसके मेन फीचर्स भी हमें बताना है। एलुवियल सॉइल की अगर बात करें तो पहला है इट इज़ हाईली फर्टाइल, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे फर्टाइल मिट्टी ये होती है। न्यू एलुवियल सॉइल इज टर्म्ड एज द खादर सॉइल एंड इट इज ऑफ 2 टाइप्स, खादर एंड बांगर। ये लिख दोगे सिंपल से तरीके से कि ये 2 टाइप की होती है। दिस इज ऑफ 2 टाइप्स, खादर और द न्यू एलुवियल सॉइल, बांगर और द ओल्ड एलुवियल सॉइल। वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, वाइड स्प्रेड मतलब कहाँ पे फैली हुई है, तो इट इज़ मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स सच एज द पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड इन द कोस्टल प्लेन्स, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। एंड दिस सॉइल इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर वीट, राइस, शुगर केन एंड जूट। इन क्रॉप्स के लिए सबसे बेस्ट होती है, वीट के लिए, राइस के लिए, शुगर केन के लिए, जूट के लिए, इन फसलों के लिए सबसे अच्छी होती है एलुवियल सॉइल। तो इस टाइप से आप लिखोगे यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट रहेगा हमारा 5th क्वेश्चन है यहाँ पे। 5th क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। देखिए मैं आपको हेडिंग दे रहा हूँ तो उनको एक्सप्लेन करना लिटिल बिट आपको कि कौन से कारण है जिसके कारण ज़मीनें खराब होती जा रही है, भूमि खराब होती जा रही है। जिसमें देखिए सबसे पहले माइनिंग इज रिस्पॉन्सिबल मेनली इन झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हियर इन दीज स्टेट्स माइनिंग इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। कि जो ओपन माइंस होती है उनको खाली छोड़ दिया जाता है, उसके आसपास के इलाका हो तो खराब हो जाता है। तो माइनिंग है वो एक मेन रीजन है कुछ स्टेट्स में। सेकेंड वन इज द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स द कटिंग ऑफ द ट्रीज। कटिंग ऑफ द ट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोइल इरोजन। जब पेड़ों को काटा जाता है तो उससे क्या होता है, सोइल इरोजन होता है, कटाव जल्दी हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग की बात हम पहले कर चुके हैं कि पशुओं को ज़्यादा चराया जाएगा तो 2 लॉस होंगे। एक तो ये कि वेजिटेशन गायब हो जाएगी और सेकंड ये होगा कि उनके पैरों से, खुरों से मिट्टी मुलायम हो जाती है और सॉइल इरोजन ईजी हो जाता है। फोर्थ हो गया ओवर इरीगेशन, सच एज फॉर एग्जांपल इन पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी की बात करें तो यहाँ पे वाइड स्प्रेड लैंड जो है दैट हैज़ बीन डिग्रेडेड ड्यू टू द ओवर इरीगेशन के कारण खराब हो चुकी है वहाँ पे। ऐसे ही लैंड पॉल्यूशन है, जो ओवर यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड ड्यू टू द अनट्रीटेड वाटर्स रिलीज्ड बाय द इंडस्ट्रीज, उनसे भी ज़मीनें खराब हो रही है। तो ये भी एक मेन रीज़न हो गया। कमर्शियल डेवलपमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, कि कहीं पे जैसे डैम बन रहा है, कहीं पे रेलवेज वगैरह बन रहे हैं तो आसपास की ज़मीनें खराब होती है। तो ये कुछ रीजन्स है जिनको आप ठीक से एक्सप्लेन करोगे। तो माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर इरीगेशन, लैंड पॉल्यूशन एंड कमर्शियल डेवलपमेंट, दीज आर
द कॉजेज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी से ही रिलेटेड है कि व्हाट आर द वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। देखिए उसका उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। देखिए पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों को लगा देंगे। एफोरेस्टेशन इज द सॉल्यूशन। पेड़ों को लगाइए, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड एज वेल एज दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी भी इससे बढ़ती है। तो एक तो ये हो गया हमारा। सेकेंड हो गया कि प्लांटिंग ऑफ द शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कि वी शुड प्लांट द शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कि जैसे एरिड एरिया है वहाँ पे या फिर जहाँ हेवी रेनफॉल होती है तो हम पेड़ों को लगा सकते हैं पंक्तियों में। ओके, इससे भी लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है, सोइल इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल ऑन द ओवर ग्रेजिंग है, इट शुड बी कंट्रोल, इट शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड, इट शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए, ये ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स दैट कैन बी डन थ्रू द शेल्टर बेल्ट्स के थ्रू इसको किया जा सकता है। तो ये भी एक तरीका है कि इससे भी हम रोक सकते हैं। ऐसे ही प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्टलैंड्स हैं दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड, उसको मैनेज किया जाना चाहिए ताकि दोबारा से हम खेती कर पाएँ। तो ये भी एक तरीका है। ऐसे ही कंट्रोल ऑन द माइनिंग एक्टिविटीज़ की बात करें, माइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी कांट स्टॉप दैट वन, स्टॉप तो नहीं कर सकते बट इट शुड बी मैनेज्ड। जैसे कि खानों से अगर खनन कार्य हो गया भाई उसको बंद कर दो उसके बाद, ठीक। ये नहीं कि कहीं पे जैसे ही ओपन माइंस को अगर छोड़ देते हैं तो वहाँ पे आसपास की ज़मीनें भी खराब हो जाती है, कटाव शुरू हो जाता है। ऐसे ही प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की बात करें, इट शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग, छोड़ने से पहले इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ज़मीन को दोबारा से ठीक किया जा सकता है। जो हमारी बीमार है ज़मीन, लैंड डिग्रेडेशन है, इट कैन बी क्योर्ड, इसको ठीक किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड थे। एक में हमने कॉजेज़ की बात की और उसका रिवर्स कर दिया उसी को ही, तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन भी मिल गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल इरोजन, राइट ह्यूमन एक्टिविटीज दैट लीड टू द सॉइल इरोजन एंड डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन। हमें बताना है ये सॉइल इरोजन क्या है, ठीक, और इसके लिए कौन से कॉजेज रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले समझिए कि सॉइल इरोजन क्या है। द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल सॉइल कवर बाय द रेन एंड वाटर इज नोन एज द सॉइल इरोजन। जो सॉइल क्या होती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, जो पार्ट होता है हमारे अर्थ के आउटर पार्ट जो है, आउटर शेल है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉइल। ओके, सॉइल क्या है? सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल क्या है? जो हमारी अर्थ है ऑरेंज की तरह, उसकी अपरमोस्ट जो लेयर होती है उसे हम सॉइल के नाम से जानते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। व्हेन दिस सॉइल इज रिमूव्ड बाय द रेन और वाटर इट इज नोन एज द सॉइल इरोजन। जब इसको हवा के कारण उसके साथ उड़ जाए या पानी के साथ अगर वो बह जाती है तो उसको हम बोलते हैं मिट्टी का अपरदन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया। ओके, ये दो टाइप का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, शीट इरोजन और द गले इरोजन। दो टाइप का हो सकता है। शीट इरोजन क्या होता है? इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस एंड जनरली इट इज़ नॉट विजिबल। ये स्लो प्रोसेस होती है जहाँ पे जैसे कम बारिश वाले इलाके होते हैं, ड्राई एरिया होते हैं, वहाँ पर होती है हवा के साथ मिट्टी उड़ रही है, पानी के साथ उड़ रही है, दिख नहीं रही, लेकिन कई सालों के बाद पता चलता है कि ये तो ऊंचा इलाका होता था, कहाँ चला गया, तो वो उस शीट इरोजन कहेंगे। सो शीट इरोजन इज ए टाइप ऑफ सॉइल इरोजन बट इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड जनरली इट इज़ नॉट विजिबल नहीं होता। ओके, and this type of the erosion happens in the areas of dry areas and areas of low amount of rainfall, उन इलाकों में ये होता है। दूसरा गली इरोजन है। गली इरोजन की बात करें, इट इज़ ए फास्ट इरोजन, क्विक इरोजन होता है और उसमें क्या होता है कि एक नालियाँ बन जाती है, खाइयाँ बन जाती है। जैसे देखिए ऊंचाई से पानी आया तो नालियाँ बन गई, कटाव हो जाता है, गली बन जाती है, तो इसलिए इसको गली इरोजन के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज़ मेनली इस टाइप की अगर बात की जाए इरोजन की तो ये जो हैवी रेनफॉल के एरियाज होते हैं, फ्लड के एरियाज होते हैं, तो वहाँ पे गले इरोजन ज़्यादा होता है। तो ये दो टाइप का होता है, शीट एंड द गले इरोजन। उसके बाद ये कि ये इरोजन होता कैसे है, क्यों होता है, उसके पीछे कौन से कॉजेज है। तो अगर कॉजेज की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हम बात करेंगे तो उसमें डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट देते हैं एंड दैट मेक्स क्वाइट ईजी फॉर द वाटर एंड द विंड टू रिमूव दैट पार्ट ऑफ द सॉइल। कि जब पेड़ नहीं रहेंगे, क्योंकि पेड़ है वो मिट्टी की पकड़ को बना के रखते हैं, तो जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो हवा के साथ पानी का बहना या हवा के साथ उड़ना या पानी के साथ मिट्टी की परत का बहना वो आसान हो जाता है।
ऐसी ओवरग्रेजिंग हो गया, ओवरग्रेजिंग से मिट्टी मुलायम होगी तो हवा के साथ उड़ जाएगी, पानी के साथ आसानी से बह जाएगी। कंस्ट्रक्शनल जो एक्टिविटीज़ होती है उससे में क्या करते हैं कि जो सॉइल होती है दैट बिकम क्वाइट लूज एंड इट बिकम क्वाइट ईजी फॉर द वाटर और द विंड टू टेक आउट दैट सॉइल, उसको अपने साथ ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। ऐसी माइनिंग हो गया, अनसाइंटिफिक वे ऑफ फार्मिंग में आ गया, जैसे कि हमने यहाँ पे ढाल वाला इलाका है और हम ढाल के साथ ऐसे ही जुताई करें तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। तो ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन। उसके बाद है कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं सॉइल इरोजन के, तो उसमें रहेंगे आपके सच एज द विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये मतलब जैसे हैवी रेनफॉल है, फ्लड है, तो ये नेचुरल कॉजेज में आ जाएंगे। ओके, तो उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, ओके, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, by controlling the overgrazing, by doing the scientific method of farming, by doing the terrace farming, okay, by planting the shelter belts etc. यानी कि वो सारी चीज़ें जिसमें हम लैंड डिग्रेडेशन के लिए हमने सॉल्यूशन किया था वो यहाँ पर भी हमारे लिए वो सेम आंसर रहेगा। तो ये था हमारा चैप्टर जिसको मैंने बहुत तेज़ी से दौड़ाया कि ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको मोटे तौर पे एक आइडिया हो जाए कि हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं और कौन से क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी चैप्टर्स, हिस्ट्री के टोटल चैप्टर्स आ चुके हैं और मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स है ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ चुके हैं और चैप्टर्स को हम डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं, मैप वर्क वगैरह सब कुछ हो गए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं सोशल साइंस के, अदर सब्जेक्ट के भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी कमेंट किया जा सकता है। ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।